नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी का भाग 3। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलेरियां निकाल कर मुंह में भर ली। कुछ और करने वाले थे कि एक चपरासी ने आ कर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकालकर बोले, चलो, मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज ये नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम जाओ, अब जाओ होरी, अपने तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी ये कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत हो कर वृक्ष ने अपना प्रचार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उख गोद रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। ये सब अभी तक खेत में क्यों हैं? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वो खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो ली। गोबर सांवला, लंबा, इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रशंसा की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वो इसीलिए काम में लगा हुआ था कि वो दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वो घुटनों से मोड़ कर कमर में बांधी हुई थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5 साल की छोकरी थी, मेली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका, देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ। ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठा प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चूके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है के द्वार पर मंडिया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घुर्रे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले दिए थी। तलिया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहलता देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटास किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो?
जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतर कर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बात की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरने जाओ काका। बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है? सोनिया, सोना तो देखने को है, निबाह तो रूपा से होता है। रूपा न हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो तो मोहर कैसे बने? नथुनिया कहाँ से आए? ठेंटा कैसे बने? गोबर भी इसी विद्यमान विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सुखी पति की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जो को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार इसीलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त हो कर बोली, तुम सब जने एक होर गए, नई रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की? गोबर, काम के पीछे कोई प्राण थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए? खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला। रूपा तो नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी, पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धन्यवाद। अगर आपको ये भाग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक